दोस्तों, आमतौर से देश में रिजर्वेशन शब्द सुनते ही अलग अलग तरह की बहस शुरू हो जाती है कि क्या भारत में जाति के हिसाब से मिलने वाला रिजर्वेशन सही है या नहीं। खैर, ये बहस तो अभी चल ही रही थी कि देश में पिछले दिनों एक बहस सरकार ने छेड़ दी है। वो ये है कि अब से जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, उन्हें सरकार गरीब कहेगी और उन्हें देश में पैदा होने वाली सरकारी नौकरियों से लेकर सरकारी एजुकेशनल बॉडीज में एडमिशन तक में 10% का रिजर्वेशन देगी। इकोनॉमिकली वीकर यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर अपर कास्ट के लोग, जिन्हें 10% रिजर्वेशन देने का एक एक्सपेरिमेंटल फैसला देश में लागू हो गया है, जिसे EWS रिजर्वेशन कहा जा रहा है। EWS रिजर्वेशन यानी कि जिससे देश के गरीब अपर कास्ट लोगों को अमीर लोअर कास्ट के लोगों के बराबर लाकर समाज में समानता फैलाने की कोशिश की जाएगी। और ये गरीब कोई और नहीं बल्कि साल में 8 लाख कमाने वाले सारे गरीब सवर्ण होंगे, क्योंकि सरकार ने इस आरक्षण के लिए जो लिमिट सेट की है वो 8 लाख पर ईयर या उससे कम कमाने वाले के लिए है। लेकिन अब यहीं पर सवाल ये उठने लगा है कि क्या सच में गरीब को ही ये रिजर्वेशन मिलेगा या सवर्ण गरीब के नाम पर ये महज जातिगत राजनीति का ये हिस्सा रह जाएगा। इसके अलावा इस EWS पर फैसला सुनाते हुए जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए उन पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रिजर्वेशन आखिर कब तक चलेगा। तो वैसे में एक सवाल तो ये भी है कि क्या कभी भारत से रिजर्वेशन खत्म हो पाएगा। सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले EWS वाले मुद्दे को जरा इस डेटा की मदद से समझते हैं कि अभी तक देश में जाति के नाम पर 50% तक का आरक्षण दिया जाता रहा है, लेकिन सरकार और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद देश में पहली बार आरक्षण 60% हो जाएगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन की स्कीम रखी गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 10% वाले EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। अब आप सोचिए कि आप एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके पास ना बहुत ज्यादा जमीन है और ना ही महीने में 60,000 रुपए की कमाई। चलिए मान लेते हैं कि आप 20,000 रुपए कमाते हैं। अब साथ में ही आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए 10% रिजर्वेशन है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपके सामने कंपटीशन में वो लोग आएंगे जिनके घर में कोई होगा जो 60,000 रुपए कमा रहा होगा। तो आप खुद सोचिए कि आप रिसोर्सेज और बेहतर पढ़ाई में उस 60,000 वाले से आगे कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि उसके पास हर वो सुविधा खरीदने के लिए पैसे हैं जिससे वो आपसे बेहतर तैयारी कर सकता है। साथ ही में वो आपके बराबर ही रिजर्वेशन भी लेगा। तो ऐसे में चांस ज्यादा है कि नौकरी उसी को मिले। आप जो अपनी गरीबी को दूर करना चाहते थे, आपको वो नौकरी ना मिले। यानी कि इस रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से अगर देखें तो ये बिल्कुल भी उन सवर्ण गरीबों के लिए सही नहीं लगता है, जिन्हें असली में इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन जरूरत होगी। अब इस बात को भी जरा एक डेटा की मदद से समझते हैं। तो जो इस रिजर्वेशन स्कीम की एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनमें से करीब 90% लोग इस रिजर्वेशन को पाने के लायक हैं। तो ऐसे में जब लगभग सब के सब इस एलिजिबिलिटी को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 90% लोग ही 10% सीट के लिए लड़ेंगे। वहीं आप सोचिए कि एक देश है जहां पर कोई आरक्षण नहीं है और वहां पर एक एलिजिबिलिटी सेट की जाती है। आप अगर सिर्फ कुछ फिक्स्ड अमाउंट में पैसे कमाते हैं तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। अब इसमें देश में हर इंसान उस क्राइटेरिया में आ जाता है, तो ऐसे में फिर आरक्षण दिया क्यों जाए, ये आप हमें समझाइए कमेंट में। बाकी अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर देश में कई दशकों से ये बहस हो रही है कि देश में ये आरक्षण कब दिया जाता रहेगा, क्योंकि एक को आरक्षण देने से दूसरा नाराज होगा और दूसरे को देने से तीसरा। तो आखिर आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस सिस्टम की जरूरत है भी या नहीं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू से देखें तो आजादी मिलने से करीब 20 साल पहले ही अंग्रेज कथित अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बना चुके थे। इसे ही अनुसूचित जातियां या शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया। यानी कि आजादी के पहले ही रिजर्वेशन शुरू हो गया था। बाद में भारतीय संविधान में भी इसे जारी रखा गया। लेकिन इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अंग्रेजों के देश छोड़ने से पहले ही भारत ने अपनी एक संविधान सभा का गठन किया था, जिसका काम था देश के एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना। और इसी सभा में जो बात सबसे चर्चा में रही वो था देश में आरक्षण किसको और कैसे दिया जाए। इस दौरान आरक्षण पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठे। पूछा गया कि क्या अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी आरक्षण की जरूरत है, इसका हकदार कौन है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाए या फिर आर्थिक आधार पर। और फिर आया सवालों का रजनीकांत, यानी कि ये आरक्षण आखिर कब तक रहेगा। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थी। संविधान सभा में शामिल नीति निर्माताओं को लग रहा था
कि अब अंग्रेज नहीं रहेंगे तो भारतीयों के बीच आरक्षण की जरूरत ही क्या होगी। बहस देख संविधान सभा ने सलाहकार समिति बनाई। बहस तेज हुई मई 1949 में, जब संविधान में आरक्षण की जरूरत पर जोर दिया गया। तब आरक्षण के समर्थन में सभा के सदस्य एस नागप्पा ने कहा था कि देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक माइनॉरिटीज हैं, इसीलिए उन्हें अगर रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो देश में उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, यानी आजाद भारत में भी वो लोग गुलाम ही रहेंगे। लेकिन तब उन्होंने इसके पक्ष में एक बात कही जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं आरक्षण मना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए हर हरिजन परिवार, यानी कि आज जिसे दलित कहा जाता है, उसको 10 से 20 एकड़ जमीन, उसके बच्चों के लिए हायर स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन मिले। इसके साथ ही सिविल डिपार्टमेंट्स या मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में इम्पोर्टेंट पोजीशंस का 5वां हिस्सा दिया जाए। यानी कि वो ये कह रहे थे कि आप अगर किसी दलित को आगे आने वाले सालों में आरक्षण नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन एक बार में ही उनके परिवार को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो फिर दलित रह ही ना जाए। अब ये बात इतनी बड़ी थी कि लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लगी और इसके बदले रिजर्वेशन को ही बेहतर माना गया। अब जब रिजर्वेशन तय हो गया था तो बहस आगे बढ़ी। चर्चा होने लगी कि आखिर पिछड़ा कहाँ जाएगा। इसके लिए शुरू में सिर्फ एससी और एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया कि भाई इनकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो इन्हें सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन दे देंगे। और उस दौरान जब आज के टाइम के EWS रिजर्वेशन पर चर्चा हुई कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो लास्ट में यही मिला कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं होगा। ये छुआछूत जैसी जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे में फाइनली संविधान में कास्ट रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और SC/ST को आरक्षण दिया गया। लेकिन संविधान में SC/ST की परिभाषा तय नहीं की जा सकी कि किसे इस लिस्ट में शामिल करेंगे और किसे नहीं। इसके लिए संविधान में ये जरूर लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर उन जातियों, जनजातियों को लेकर फैसला करेंगे जिन्हें अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका विरोध नहीं हुआ। जाति के आधार पर आरक्षण पर विरोध में आवाज उठी, लेकिन उन आवाजों का कोई खासा असर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भारत की लिटरेसी अभी अभी दहाई के आंकड़ों को छूने गई थी। दरअसल उस समय भारत में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे और बाकियों को सरकारी नौकरियों से उतना फर्क नहीं पड़ता था जितना लोगों को अब पड़ता है। अब आजादी मिलने के बाद जब पहली बार सरकारी भर्ती निकाली गई तो इसमें 12.5% वैकेंसीज को अनुसूचित जातियों के लिए ही रिजर्व रखा गया था और 5% को अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि उस समय देश में महज 17.5% ही रिजर्वेशन था। लेकिन 1951 में जनगणना में पता चला कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 15.05% और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 6.31% थी। फिर 10 साल गुजरा और 1961 में जनगणना में सामने आया कि SC 14.64% और ST 6.80 हो गए हैं। इसीलिए 1970 में देश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 12.5% से बढ़ाकर 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% से बढ़ाकर 7.5% तक कर दिया गया। यानी कि अब 22.5% का रिजर्वेशन शुरू हो गया। यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर रिजर्वेशन को आने वाले सालों में जहाँ खत्म करना था वहीं इसे बढ़ाया क्यों गया। खैर इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी तो इसे और बढ़ाना था। इसीलिए देश में लाया गया मंडल कमीशन, जो भारत के आरक्षण के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अब तक OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। लेकिन 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि रिजर्वेशन में बदलाव की जरूरत है और फिर इसे 22.5 से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की गई। यानी कि जितना आरक्षण मिल रहा था उसके डबल से भी ज्यादा, जिसे इंडियन सोशल हिस्ट्री में वाटरशेड मोमेंट कहा गया, यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी तब उसमें देश के सभी धर्मों के पिछड़े वर्गों की 3,500 जातियों की पहचान की गई थी, जिन्हें भारत में 27% का रिजर्वेशन देने को कहा गया। चूँकि जब मंडल कमीशन ये सब काम कर रही थी तब देश में मोरारजी देसाई की नॉन कांग्रेस सरकार थी। लेकिन 80 में फिर ये इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई और 84 में उनकी मौत के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए और इन दोनों गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों ने इस रिपोर्ट को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन 1990 में जब फिर से देश में नॉन कांग्रेस सरकार आई तो VP सिंह के राज में इस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए इसे पूरे देश में लागू करवाया गया।
लेकिन ऐसा होते ही पूरे देश में दंगे और विरोध की आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वीपी सिंह की सरकार तो चली गई, लेकिन ये रिजर्वेशन रह गया, जिसके 1 साल बाद फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और पीएम बने नरसिम्हा राव जी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कॉन्सेप्ट उन्हीं के समय का था और वो चाहते थे कि जिस तरह से संवर्णों ने पिछली सरकार को खत्म किया था, उससे उलट वो उन्हें भी आर्थिक आधार पर एक और रिजर्वेशन का लॉलीपॉप पकड़ाकर शांत कर दें। लेकिन जैसे ही ये 10% आरक्षण का मामला सामने आया, वैसे ही देश में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दरअसल हुआ ये कि इस आरक्षण के खिलाफ दिल्ली के पत्रकार इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत कर दी कि देश में मौजूद संसाधनों यानी रिसोर्सेज के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण सही नहीं होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि अब देश में 50% से ज्यादा आरक्षण संविधान के खिलाफ होगा, यानी कि उसे नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि 49.5% आरक्षण पहले से ही था। इसीलिए तब ये आर्थिक आधार वाला रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया। और तो और इसी इंदिरा साहनी फैसले को बेस बनाते हुए हर बार सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी तरह के आरक्षण से बचती रही है। इसका एक ताजा सबूत ये था कि जब 2021 में मराठा अपने लिए अलग से रिजर्वेशन मांग रहे थे, तब मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट नहीं रही तो फिर समानता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट में दिए फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है। इसलिए पिछले साल ये बात साफ साफ कहकर खारिज कर दी गई कि इंदिरा साहनी जजमेंट एक परफेक्ट जजमेंट था जिसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर 2022 में उसी सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्या हुआ कि उसके 3 जज उसी इंदिरा साहनी जजमेंट को गलत बताते हुए आरक्षण को फाइनली 50% के बार से ऊपर पहुंचाकर 60% करने पर भी मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद हर वो रिजर्वेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट को फिर से सुनानी पड़ेगी, जिसमें उसने इसी बेसिस पर खारिज किया था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी अब आने वाले सालों में देश में ये आरक्षण अगर 80 से 90 होता है तो उसमें हैरान होने वाली बात कोई नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि भाई आरक्षण तो दिए जा रहे हो, इसका अब तक कोई आउटकम भी नहीं मिला है या बस ये भी हवा हवा में चुनावी बयार है। तो आइए इसे समझते हैं। इस मामले पर आए दिन रिसर्च होती रहती है, जिसमें अगर पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन के बाद से ऐसा कहा जाता है कि वो हायर स्टडीज के करीब 1 साल ज्यादा समय देने लगे हैं और वो पढ़ाई के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। सरकारी नौकरियों में SC/ST के रिजर्वेशन की वजह से उनका भी सैलरी स्टैंडर्ड काफी सुधर गया है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से ये देखा गया है कि अगर कोई ग्राम पंचायत में SC/ST का प्रधान होता है तो उनकी कम्युनिटी में सुधार देखने को मिलता है। लेकिन इन सब को अगर आप बतौर दलित देखेंगे तो रिजर्वेशन की मदद से नियम और कानून ने तो उनकी भागीदारी को देश में शामिल करने में काफी मदद की है, लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी भले ही उनकी कंडीशन कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, उन्हें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलना ही पड़ता है। आज अर्बन एरियाज में भले ही लोगों को इस बात से फर्क न पड़े, लेकिन रूरल में आज भी कोई रिजर्वेशन छोटी जातियों के सोशल डेवलपमेंट में काम नहीं आई है। अब बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों है, तो इसका सीधा जवाब है भारत का कास्ट सिस्टम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही जब EWS के पक्ष में फैसला सुनाया जा रहा था, तब इस मामले पर बात हुई कि आखिर ये आरक्षण कब खत्म होगा, क्योंकि हम पिछले 75 सालों से SC/ST को आरक्षण दिए जा रहे हैं, तो इसे ऐसे ही दिए जाने से बेहतर है कि इस मामले को एक बार फिर से देखा जाए और ये देखा जाए कि क्या अब भी देश में आरक्षण की जगह है भी, कि अब इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ये बात भी लोगों को याद दिलाई गई कि भारत का ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रिजिड बनकर ऐसे मुद्दे को नहीं इग्नोर कर सकता जिससे पूरा देश जुड़ा हो। और तो और कहा यह भी गया है कि संविधान में तो ये भी लिखा है कि ये SC/ST रिजर्वेशन की एक टाइम लिमिट है, और अगर आज के समय इस रिजर्वेशन की टाइम लिमिट की बात करें तो वो 2030 है। यानी कि आने वाले कुछ सालों में हमें इस बात पर सोचना होगा कि इसे आगे के लिए ऐसा ही बढ़ाएं या फिर इसे खत्म कर दें, जिस पर जल्द ही पॉलिटिकल बहस शुरू हो सकती है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो रिजर्वेशन को जिस एक चीज के लिए लाया गया था कि देश में क्लास और कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, वो अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें बेनिफिट नजर आने लगे हैं। यानी होना ऐसा था कि जिन लोगों का आरक्षण की वजह से लाइफस्टाइल बेहतर होगी, उन्हें खुद से ये कोटा उन लोगों के लिए छोड़ देना था
जिसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, हमारे भारत में इतनी आइडल सिचुएशन तो नहीं आ सकती, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सरकार भी जिम्मेदार थी कि वो समय समय पर उन लोगों का रिव्यू करती रहे जिन्हें आरक्षण की वजह से बेनिफिट मिल चुका था, और फिर इन्हें इस फायदे से हटाकर किसी दूसरे को दे। लेकिन आज अगर आप इस देश की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो पहले लेवल से ही कास्ट और रिलीजन ओरिएंटेड दिखाई देगी। यानी जिस इलाके में जो लोग मेजोरिटी में हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी उसी जाति के किसी इंसान को चुनेगी। अब ऐसे में अगर आरक्षण और कास्ट सिस्टम नॉर्मल हो जाए तो एग्जाम की तरह चुनाव भी नेताओं के लिए मेरिट के हिसाब से होने लगे तो शायद देश के सारे लीडर घर बैठ जाएं और संसद में डिजर्विंग लोग पहुंच सके। इसीलिए सरकार खुद भी समय समय पर इन आरक्षण को चुनाव के लिए इस्तेमाल करके वोट इकट्ठा करती है। इसीलिए वो आरक्षण को रिव्यू करने की भी नहीं सोचती है। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देश के लिए सही है या नहीं। तो अगर थियोरेटिकली सोचें तो देश में ऐसा आरक्षण होना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस लिमिट पर इसे दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीपीएल कार्ड रखने वाले सवर्णों के लिए सही नहीं होगा, जिससे अब जातिगत मतभेद की जगह आर्थिक मतभेद शुरू हो जाएंगे। और अगर देश में ऐसे ही रिजर्वेशन की परसेंटेज बढ़ती रही तो एक रोज रिजर्वेशन जो लोगों को सच में एम्पावर कर रहा था, उसका भी इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसीलिए सरकार को हर तरह की रिजर्वेशन को एक बार रिव्यू करना चाहिए। और इसी से याद आया कि नितिन गडकरी साहब भी क्या खूब कहते हैं कि ये देश क्या करेगा इन आरक्षणों का, जब देश में सरकारी नौकरियां ही नहीं है। और इसमें अगर एक और बात ऐड करें तो देश में बेहतरीन सरकारी विश्वविद्यालय ही नहीं है। ऐसे में जब रूट लेवल पर ही बदलाव नहीं होगा तो रिजर्वेशन रुकना या बंद होना ये तो डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा बन ही जाएगा। खैर, आपकी रिजर्वेशन को लेकर क्या राय है? क्या इसे जातिगत आधार देना चाहिए या फिर आर्थिक आधार पर, या फिर इस सिस्टम को अब देश में बंद करने की जरूरत है? आप इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।